हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के हिंदी भाषा शिक्षण यानी हिंदी लैंग्वेज टीचिंग के 2024 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका 70 मार्क्स का होता है और 3 आवर्स का आपकी टाइमिंग होती है। इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं ये आप जानते ही हैं। 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3, 4, 5 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। 2024 में क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछे गए थे, जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, इनमें से अंतस्थ व्यंजन क्या है। अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला और वा शामिल होते हैं। तो आपको वर्णों का वर्णमाला का विभाजन, जैसे अंतस्थ व्यंजन, इस टाइप के आपको उसका जो डिफ्रेंसिएशन है वो अच्छे से पढ़कर जाना है। नेक्स्ट है, कविता में सौंदर्य निहित होता है। तो कविता में भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, भाषा का सौंदर्य, ये सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, लिखना सिखाने में ज्ञानेंद्रियों का सहयोग लेने वाली विधि है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि में प्रत्येक ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही लिया जाता है, जिससे हम लिखने के कौशल का विकास के लिए ये मॉन्टेसरी विधि बहुत ही सहयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है, इनमें से खंड काव्य का उदाहरण है। तो रघुवंश, पृथ्वीराज रासो, रामायण, ये सब महाकाव्य के उदाहरण हैं। खंड काव्य में जयद्रथ वध शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरणों की सहायता से छात्र स्वयं निरीक्षण तथा चिंतन द्वारा नियम निकालते हैं। तो वह आगमन प्रणाली है, जिसमें विभिन्न उदाहरणों की सहायता से चिंतन करके छात्र नियमों को प्रतिपादन करते हैं। नेक्स्ट, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में आते हैं। ये आपसे 5 पूछी गई हैं। फर्स्ट है, शब्द का वही अर्थ होता है जो उससे ध्वनित होता है, यानी जैसा हम शब्द बोल रहे हैं उसका वही अर्थ निकल रहा है, तो यह शब्द वाचक कहलाएंगे। इसका जो आंसर है वो वाचक कहलाएगा। नेक्स्ट है, रसात्मक वाक्य को ही कविता कहते हैं। यह कथन विश्वनाथ ने दिया है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसमें आरोह अवरोह लय का ध्यान रखा जाता है। तो हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से, पद्य काव्य होते हैं जिसमें आरोह अवरोह लय का ध्यान रखना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, पतंजलि ने किसे भाषा का अनुशासन कहा है। तो पतंजलि ने व्याकरण को भाषा का अनुशासन कहा है। सो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि किसने कौन सा कथन कहा है एज अ भाषा के रूप में, यानी कि और विभिन्न टॉपिक्स पर किसने अपने विचारों को दिया है, उसे आपको ध्यान में रखकर जाना है। इसमें पूछा गया है, वाचन में निपुणता भाषाई दक्षता का सूचक है। तो मौन वाचन में जब निपुणता आ जाती है तो वो है भाषाई दक्षता का सूचक होता है, क्योंकि मौन वाचन में शब्दों के अर्थ को काफ़ी द्रुत यानी काफ़ी स्पीड से ग्रहण कर लिया जाता है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सांस्कृतिक भाषा कौन सी है। तो हम सब जानते हैं भारत की सांस्कृतिक भाषा संस्कृत है, तो आप लिख लीजिएगा संस्कृत होती है। नेक्स्ट है, भाषाई कौशलों के नाम लिखिए। तो हम सब जानते हैं हिंदी अथवा अंग्रेजी में भाषाई कौशल 4 होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यही भाषाई कौशल हैं। नेक्स्ट है, इकाई योजना की एक विशेषता लिखिए। तो ये हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इकाई योजना में वैधता होनी चाहिए, सहशैक्षिक गतिविधियों का समावेश होना चाहिए, स्पष्ट, सरल और लचीली होना चाहिए। नेक्स्ट है, आकलन से आप क्या समझते हैं, और इसमें पूछा गया है मूल्यांकन की एक परिभाषा लिखिए। तो आपको इनमें जो थोड़ा सा अंतर है उसे समझना पड़ेगा। आकलन और मूल्यांकन का उद्देश्य यही रहता है कि बच्चों के स्तर को बढ़ाना, उनकी कमियों को पूरा करना और उनके स्तर को जानना, दोनों का उद्देश्य सेम है, बस थोड़ा सा अंतर ये होता है कि आकलन एक
मूल्यांकन का ही पार्ट होता है। यानी मूल्यांकन एक विस्तृत प्रक्रिया है, जबकि आकलन विस्तृत प्रक्रिया नहीं है। वो केवल स्तर की जांच करती है और आगे की नीतियों के निर्धारण में सहायता करती है, जबकि मूल्यांकन द्वारा बालक के प्रत्येक पक्ष को आंका जाता है और आकलन में केवल एक ही पक्ष का आकलन किया जाता है। तो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मूल्यांकन एक विस्तृत प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, आकलन किसी एक विशेष क्षेत्र या एक विशेष दृष्टिकोण से लेकर छात्रों का आकलन करती है। अब नेक्स्ट हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है, अनुस्वार से आप क्या समझते हैं। अनुस्वार हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में या कुछ लिपियों में जो एक बिंदी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें यदि किसी वर्ण के ऊपर ये लगाई जाती है तो उसकी ध्वनि नाक से निकाली जाती है, तो इसे अनुस्वार कहते हैं। आप इसकी और बेहतर परिभाषा लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, बोलने के कौशल विकास के लिए कोई एक गतिविधि लिखिए। तो इसमें आप बोलने के विकास के लिए आप कहानी सुनना, वार्तालाप, रोल प्ले, ऐसी बहुत सी गतिविधियां हैं जिन्हें आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 2 मार्क्स में पूछा गया है तो आप 2 ही गतिविधियां भी लिखेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट है, मौन वाचन से होने वाले लाभ बताइए। मौन वाचन से बहुत अधिक लाभ होते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट को, किसी भी लिखित सामग्री को हम काफ़ी स्पीड से पढ़ पाते हैं, यानी समय की बचत होती है। सेकंड में हम लिख सकते हैं, किसी भी विस्तृत रूप से लिखी गई सामग्री का सार समझने के लिए मौन वाचन काफ़ी लाभदायक होता है। तो इस प्रकार से आप ये 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, ये काफ़ी अच्छा है, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या होंगे और माध्यमिक स्तर पर क्या होंगे, दोनों में अलग अलग होते हैं। तो इनकी जो माइनर डिफरेंसेस हैं आप उन्हें ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है, निगमन प्रणाली का वर्णन कीजिए। हमने इसमें बहुत डिस्कस कर चुके हैं निगमन प्रणाली, और ये काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आ चुका है, शायद ही इस बार आए, चांसेस हैं। निगमन प्रणाली में सर्वप्रथम नियम बता दिए जाते हैं, तत्पश्चात छात्र उनके अनुप्रयोग और उनको विभिन्न स्थानों में प्रयोग करना सीखते हैं। नेक्स्ट है, गृह कार्य की उपयोगिता बताइए। तो गृह कार्य छात्रों की पुनरावृत्ति में सहायक होता है, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने और एक किसी भी विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान की पुष्टि करने के लिए, और किस स्तर तक छात्र ने सीखा या उसने जो अधिगम प्रक्रिया में उद्देश्यों की प्राप्ति हम गृह कार्य से समझ सकते हैं कि अगर बच्चा गृह कार्य अच्छे से कर आता है, यानी उसने विषय वस्तु को भली भांति ग्रहण कर लिया है, समझ लिया है, अन्यतः शिक्षक को और प्रयास करने की आवश्यकता है। तो हम इस प्रकार से 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं गृह कार्य की उपयोगिता के। पहला कि छात्रों की पुनरावृत्ति में सहायक, और दूसरा ये छात्रों के ज्ञान की पुष्टि कराने के लिए। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन आए हुए हैं ये 2020-24 में। इसका क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 3 मार्क्स का है, इसमें पूछा गया है आदिकाल में हिंदी भाषा के विकास पर प्रकाश डालिए। यानी आदिकाल में हिंदी भाषा का क्या महत्व था, क्या स्थिति थी, उसके बारे में आपको प्रकाश डालना है, यानी उसके बारे में आपको लिखना है। 75 वर्ड्स में आप लिख दीजिएगा। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है, हिंदी का साहित्यिक महत्व बताइए। तो आपको हिंदी के साहित्यिक महत्व के बारे में चर्चा करना है कि किस प्रकार से इसका साहित्यिक महत्व है। नेक्स्ट में पूछा गया है, कविता द्वारा छात्र में भाषा के प्रति रुचि किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि कविता में निहित भाव सौंदर्य, उसके लय से पाठ कराने से छात्रों में भाषा के प्रति रुचि जागृत होगी। विभिन्न कविता की गतिविधियों से भी छात्रों में रुचि को उत्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार से कविता महत्वपूर्ण स्थान रखती है छात्रों की भाषा के प्रति रुचि जागृत करने में। और इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, बाल गीत कविताओं के संकलन में कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए।
तो बाल गीत या कविताएं जो होती हैं वो प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए होती हैं। तो भाषा उनके आसपास के पर्यावरण से संबंधित होनी चाहिए, यानी उनकी मातृभाषा से संबंधित कविताएं होनी चाहिए। ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। पर्यावरणीय मुद्दों पर आधारित विषय होने चाहिए कविताओं के, और भाषा एकदम सरल सहज, ताकि बच्चे आसानी से सीख पाएँ, और कविताओं का आकार भी छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्वर वाचन के गुण बताइए, और इसके ऑप्शनल में पूछा गया है बलाघात के नियम लिखिए। सो इस प्रकार से आपको सस्वर वाचन के गुण बहुत ईजी हैं, बता सकते हैं, और बलाघात का नियम भी आपको बताना होगा। नेक्स्ट पूछा गया है महाकाव्य क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। महाकाव्य आपने 6th से पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्या है। तो इसमें आप देखिए ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। तो आपको महाकाव्य हेडिंग डालकर इसका 3-4 लाइन में इसे स्पष्ट कर देना है। फिर उदाहरण के सहित आपको इसके विभिन्न विशेषताओं सहित इसको समझा देना है। तो आपको 3 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है गद्य शिक्षण का महत्व। गद्य शिक्षण का महत्व आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कक्षाओं में गद्य शिक्षण के पाठों को सम्मिलित किया गया है। तो यह छात्रों का भाषा के प्रति रुचि जागृत करने में महत्व रखता है। छात्रों में भाषाई विकास और भाषा अभिव्यक्ति के विकास का माध्यम होता है। ये गद्य शिक्षण के माध्यम से छात्रों में विभिन्न भाषा के अनुप्रयोगों और उनके महत्व को समझाया जा सकता है। किसी भी विषय वस्तु के बारे में भी समझाया जा सकता है। इस प्रकार से आप इसके महत्व को लिख दीजिएगा। नेक्स्ट में दिया है कविता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, और इसके अथवा में पूछा गया है कविता में निहित सौंदर्य का वर्णन कीजिए। कविता में कौन कौन से सौंदर्य निहित होते हैं, भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, इस प्रकार से आपको इन सभी का वर्णन करना है। यह 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भाषा की कक्षा में सार्थक वातावरण निर्माण हेतु किए जाने वाले उपायों का वर्णन कीजिए। तो भाषा की कक्षा में सार्थक वातावरण के निर्माण के लिए आप कौन कौन से उपाय लागू कर सकते हैं उसे आपको समझाना है। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 15 नंबर का क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है, तो उस हिसाब से आप उत्तर लिखने की प्रयास करिएगा। इसमें क्वेश्चन हिंदी भाषा शिक्षण के पेपर में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेंदी भी होते हैं, और 6 मार्क्स तक के होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लिखना होता है। तो आप टाइम को मैनेज करते हुए इन सब को सॉल्व करिएगा पेपर में। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो लाइक ज़रूर कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस टाइप के और भी क्वेश्चन पेपर और आगे की क्लासेस आपको मिलती रहें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सुलेख अनुलेख क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शनल क्वेश्चन है प्राणों के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित समझाने के लिए पूछा गया है। प्राणों का मतलब होता है वो जो भाषा में अल्प प्राण होते हैं, दीर्घ प्राण, इट मीन्स कॉमा, फुल स्टॉप, ये जो रेस्ट जो होता है भाषा बोलने के बीच में उसे हम हिंदी में प्राण कहते हैं। आपको उसी के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं वो समझाना है। आप इसे और अच्छे से समझा सकते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा डिटेल में लिखना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें सुलेख अनुलेख श्रुतलेख को स्पष्ट करते हुए लेखन कौशल के विकास में इनकी भूमिका को बताना है। और इसके ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा गया है स्वसर एवं मौन पठन के तरीकों को समझाइए। स्वसर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, मौन पठन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, ये सब आपको इसमें लिख देना है। क्योंकि ये 5 मार्क्स का है, आप केवल तरीके नहीं लिख सकते, आपको थोड़ा बहुत और ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। गद्य शिक्षण के प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए। और इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है एकांकी शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं।
जिसमें पूछा गया है व्याकरण की एक परिभाषा देते हुए इसके मुख्य विभागों का वर्णन कीजिए। व्याकरण के कौन कौन से विभाग होते हैं आप जानते हैं, उन्हीं विभागों का आपको वर्णन करना है। आपको सबसे पहले व्याकरण की परिभाषा लिख देनी है, फिर उसके विभागों को देखना है, जैसे वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। तो आपको इस हिसाब से मार्क्स मिल जाएंगे 6। नेक्स्ट इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है व्याकरण शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाने के लिए आप कौन कौन सी गतिविधियां विद्यालय में आयोजित करेंगे। आपको व्याकरण को रुचिपूर्ण बनाने के लिए कौन कौन सी गतिविधियों को लागू करना है वो इसमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट है योगात्मक मूल्यांकन क्या है। योगात्मक मूल्यांकन की विशेषताओं को लिखिए और इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में आकलन में कौन से तरीके प्रयोग में लाए जा सकते हैं बताइए। तो आपको आकलन वाले और मूल्यांकन वाले क्वेश्चन 19 नंबर में बनते ही हैं, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके जाना है, अपना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाकर जाएं ताकि आपको पेपर में लिखने में आसानी हो, चाहे किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए मूल्यांकन और आकलन से रिलेटेड। सो आपको इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। आपको व्याकरण वाला टॉपिक पढ़कर जाना है। आप अलग ही समझ सकते हैं इसमें आपके लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं। सो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का हिंदी भाषा शिक्षण का ये लास्ट क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें आप ध्यान से देख लीजिए। मूल्यांकन आकलन आपको पढ़ना है, व्याकरण का टॉपिक आपको कंप्लीट पढ़कर जाना है और इस सुलेख अनुलेख श्रुतलेख भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी आप समझते ही हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। हमारे और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विज़िट करें हमारे चैनल को। और अगर आपको कोई भी कुछ भी यूज़फुल लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।